हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रिसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में हम कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो बारे में डिस्कस करेंगे। डिप्रिसिएशन क्या है ना? सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये डिप्रिसिएशन का बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स का बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? डिप्रिसिएबल अमाउंट वो होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस रेसिजुअल वैल्यू। सपोज अगर कोई हम एसेट 1 लाख में खरीदे हैं, वो हम 10 साल यूज करेंगे। 10 साल यूज करने का बाद जब हम उसको डिस्कार्ड करेंगे या सेल कर देंगे 10 साल का बाद, वो टाइम में जो अमाउंट मिलेगा हमको, उसको रेसिजुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। सपोज हम 1 लाख का कोई एसेट परचेज किए थे और रेसिजुअल वैल्यू उसका 2000 रुपीज़ मिलेगा। जब हम सेल करेंगे 10 साल का बाद या डिस्कार्ड कर देंगे, वो टाइम में 2000 रुपीज़ मिलेगा। तो जब हम कॉस्ट ऑफ एसेट से रेसिजुअल वैल्यू जो मिलेगा हम यूज करने का बाद एसेट को, वो टाइम में जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस करने से डिप्रिसिएबल अमाउंट आएगा। सपोज हमारा एग्जांपल में अगर 1 लाख का है एसेट, 5000 उसका रेसिजुअल वैल्यू हुआ या साल्वेज वैल्यू हुआ, उसका मतलब 95,000 डिप्रिसिएबल अमाउंट है। उसको हमको डिप्रिसिएशन उसको करना है। कब करना है? ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ कितना साल हम वो एसेट को यूज करेंगे, वो यूजफुल लाइफ जितना दिन है उसके उतना टाइम के उतना ये जो यूजफुल लाइफ में उसको हम डिप्रिशिएट करेंगे। तो ये जो यूजफुल लाइफ कितना, कोई एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है कैसे पता चलेगा? यूजफुल लाइफ शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है कौन सा एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है। और जो रेसिजुअल वैल्यू भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो जो ये कंपनी एक्ट का हिसाब से शेड्यूल 2 का हिसाब से हमारा यूजफुल लाइफ आएगा हर एसेट का, और रेसिजुअल वैल्यू भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी ये जो यूजफुल लाइफ जो है जितना साल बताया गया है शेड्यूल 2 में, या रेसिजुअल वैल्यू जो है 5%, उससे अगर कुछ चेंजेस करता है, वो उसको क्यों कर रहा है उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो नॉर्मली नहीं तो यूजफुल लाइफ जो भी शेड्यूल 2 में बताया गया, जो एसेट का जितना साल बताया गया है उतना साल हमको लेना पड़ेगा, और रेसिजुअल वैल्यू 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। सपोज अभी हम एक एग्जांपल लेके ये समझते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हम जो कॉस्ट ऑफ द एसेट है 1,05,000 है, उसका रेसिजुअल वैल्यू है 5,000, और तो डिप्रिसिएबल अमाउंट कितना होगा? हम जो अभी डिस्कस किए थे कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेसिजुअल वैल्यू, तो हमारा डिप्रिसिएबल अमाउंट हो गया 1 लाख हो गया। यूजफुल लाइफ हो एसेट का 10 साल हमारा यूजफुल लाइफ 10 साल है। तो अभी डिप्रिसिएशन हम कैसे चार्ज करेंगे, उसका ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ये अंडर कंपनीज एक्ट हम 2 मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, SLM और WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों मेथड में हम चार्ज कर सकते हैं डिप्रिसिएशन। तो कैसे दोनों मेथड में कैसे चार्ज करेंगे वो डिस्कस करते हैं। और एक अगर कोई एसेट हमारा ड्यूरिंग द ईयर हम एडिशन किए हैं, तो वो केस में जो डिप्रिसिएशन है वो प्रोराटा बेसिस में मिलेगा। नॉर्मली डिप्रिसिएशन हम होल ईयर के लिए ये कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो एडिशन होता है कोई साल में, जो एडिशन अगर कोई साल में जो भी नया एसेट हम लेते हैं, क्योंकि वो पूरा साल के लिए वो यूज नहीं होता है, तो उसको हम होल ईयर के लिए उसका ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, उसको प्रोराटा बेसिस में करना है। प्रोराटा बेसिस मतलब कितना दिन यूज हुआ है उतना दिन हम लेंगे। सपोज कोई एसेट से 200 डेज यूज हुआ है, तो हम पहले डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 365 इंटू 200 जो अमाउंट होगा वही हम डिप्रिसिएशन लेंगे। ये सिर्फ जो नया एडिशन है उसका ऊपर वो एप्लीकेबल होता है। जो एसेट पुराना एसेट है, जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग में जो है, उसका ऊपर हमको पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो अब हम 2 मेथड में डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV में कैसे कैलकुलेट करना है। पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ये डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत आसान है। वो क्या है, जो डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में, जो डिप्रिसिएबल अमाउंट है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, अभी हमारा क्या है डिप्रिसिएबल अमाउंट कितना है, ये हमारा एग्जांपल में 1 लाख है, और यूजफुल लाइफ कितना है 10 ईयर्स है। तो 1 लाख बाई 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ पर ईयर हमारा आ जाएगा डिप्रिसिएशन। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत आसान है। आप कॉस्ट ऑफ एसेट से जो रेसिजुअल वैल्यू है वो माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आता है यूजफुल लाइफ जितना है डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा पर एनम पर ईयर, उतना ही हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। WDV
मेथड में हम कैसे चार्ज करेंगे वो एक एग्जांपल लेके भी समझते हैं। WDV मेथड में जो चार्ज करने के लिए हमको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फार्मूला यूज करके पहले हम डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद वो डेप्रिसिएशन रेट हम अप्लाई करके हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट का। तो ये जो WDV मेथड में वो जो फार्मूला क्या है, वो जो डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करना है, 1 माइनस ये साल्वेज बाई कॉस्ट टू द पावर 1 बाई लाइफ। ये क्या है, साल्वेज और रेसिजुअल वैल्यू। और ये कॉस्ट जो हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट्स है। ये लाइफ मतलब लाइफ कितना, यूजफुल लाइफ, लाइफ मीन्स यूजफुल लाइफ, कोई एसेट का क्या यूजफुल लाइफ कितना है, ये साल्वेज या रेसिजुअल वैल्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, वो हम ये फार्मूला में डाल के हम पहले डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करके हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अभी हम अगर हमारा जो एग्जांपल है वही अगर लेंगे तो हमारा एग्जांपल में ये 5000 है साल्वेज वैल्यू है, ठीक। वही एग्जांपल हम लेते हैं। तो अगर वो फॉर्मूला में यूज करें 1 माइनस 5000 बाई 1,05,000, 1,05,000 हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट था। तो 1/10, 10 क्या है, लाइफ, यूजफुल लाइफ है हमारा 10 ईयर्स था। हम अगर ये फार्मूला यूज करते हैं तो हमारा क्या आता है, हम अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा जो ये आता है 0.2625, 0.2625 मतलब 26.25% इंटू 100, 26.25% हमारा डेप्रिसिएशन रेट जो है 26.25%। तो हमारा जो एसेट में हम चार्ज करेंगे 26.25% चार्ज करके हम देखते हैं ये सचमुच ये फार्मूला का हिसाब से सही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखते हैं। तो हम ये एक टेबल, ये हम एक टेबल देखते हैं। हमारा कॉस्ट था, जो एसेट का कॉस्ट था 1,05,000 रुपीज़, तो साल्वेज था या रेसिजुअल वैल्यू 5,000 था। तो हम पहला जो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ये परसेंटेज लेके हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 0.2625 और 26.25% हम डेप्रिसिएशन वो फार्मूला अगर लेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन पहला साल आता है 27,560। वो सेम फार्मूला हम यूज किए हैं, ये 10 साल हम यूज कर, वही सेम फार्मूला में हम 10 साल के लिए हम कैलकुलेट किए डेप्रिसिएशन। तो कितना हुआ, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो रहा है 1 लाख। टोटल 10 साल का बाद, 10 साल का बाद हमारा रेसिजुअल वैल्यू कितना रह रहा है, 5,000 रह रहा है। तो हमारा जो 1 लाख रुपीज़ हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो ये हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला का हिसाब से कैलकुलेट करना है। अगर कभी चेंजेस होता है बीच में, अगर हमारा यूजफुल लाइफ चेंज हुआ या कुछ हुआ तो वो टाइम में ये जो कॉस्ट का जगह में ये WDV जो हमारा है, जो कैरिंग अमाउंट है एसेट का, वो लेके हम ये सेम फार्मूला डाल के जो बैलेंस जो यूजफुल लाइफ बचेगा उसका हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। वो रेट का हिसाब से फिर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये केस में अगर हम हर साल भी कैलकुलेट करते हैं, अभी फर्स्ट ईयर 10 ईयर्स हमारा था यूजफुल लाइफ, नेक्स्ट ईयर 9 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, वो हिसाब से कैलकुलेट करने से भी वही सेम रेट आ रहा है, क्योंकि एसेट में कोई चेंजेस नहीं है या यूजफुल लाइफ में चेंजेस नहीं है, इसलिए आ रहा है। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन, पहले हमको डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है। एक बार डेप्रिसिएशन रेट कोई एसेट का कैलकुलेट हो गया तो वो हिसाब से हम जितना यूजफुल लाइफ उतना तक हम उसको वो डेप्रिसिएशन रेट में हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये WDV मेथड में ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला यूज करके हम डेप्रिसिएशन रेट ही कैलकुलेट करेंगे, वो बेसिस में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये जो हम डिस्कस किए ये है टैंजिबल एसेट के लिए। तो हमारा पास टैंजिबल एसेट भी होगा, इंटेंजिबल एसेट भी होगा। तो टैंजिबल एसेट के लिए ये मेथड है। इंटेंजिबल एसेट के लिए क्या है, इंटेंजिबल एसेट के लिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होगा। अभी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो रिलेवेंट अकाउंट स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट टोल रोड्स, जहाँ पे अगर टोल रोड्स है, जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर है, बिल्ट ऑपरेट, वो जो डिफरेंट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में डिफरेंट कंडीशन में अगर कोई टोल रोड है, उसके लिए स्पेसिफिकली ये शेड्यूल 2 में बताया गया है कैसे करना है। बैलेंस जो भी है वो इंटेंजिबल एसेट का जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिसाब से उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमारा जो भी अमोर्टाइजेशन करेंगे हमारा जो इंटेंजिबल एसेट, तो उसका हिसाब से होगा। अभी टोल रेट का हिसाब, अगर हम टोल रोड का कोई अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, एक छोटा एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज हम कोई ये कॉस्ट ऑफ
क्रिएशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, हम कोई टोल रोड, कोई रोड बनाए, वो रोड उसका बाद हम टोल कलेक्शन करेंगे, वो रोड जो क्रिएशन किए हैं रोड बनाने के लिए, सपोज हमारा 110 करोड़ से हमारा खर्चा हुआ है, हमको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 10 ईयर्स था, पहला 2 साल हमारा लगा वो बनाने के लिए, वो रोड क्रिएट करने के लिए 2 साल लगा, उसका बाद हम 8 साल में वो जो हमारा ये टोल कलेक्ट करेंगे, 8 साल हमारा पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब से, 8 साल तक हम टोल ये कलेक्ट करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे रोड। तो अभी हमारा रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये 8 साल के लिए हम कलेक्ट करेंगे से डिफरेंट ये ईयर में हमारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है से 150 करोड़, हम 110 करोड़ लगाया था पैसा, उसमें हमको 150 करोड़ का हमारा रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। तो ये केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये नॉर्मल जो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अमोर्टाइजेशन कैसे करेंगे, ये जो फॉर्मूला ये है, हम जितना एक्चुअल रेवेन्यू हमको मिल रहा है वो टोटल जो हमारा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का कितना परसेंटेज, उतना परसेंट ही कॉस्ट का हम प्रोपोर्शनेटली हम अमोर्टाइज करेंगे। सपोज हमारा पहला साल ये 15 करोड़ से हमको मिला, ये एक्चुअल है पहला साल, ये जो 8 ईयर्स का हम जो 8 ईयर्स में हम जो टोल कलेक्ट करेंगे उसका जो पहला साल में हमारा 15 करोड़ से हमको मिला है, एक्चुअल हमको रेवेन्यू मिला, टोल कलेक्शन से रेवेन्यू मिला। तो ये जो 15 करोड़ 150 करोड़ का कितना परसेंटेज है, वो हिसाब से हमारा ये जो जितना ये कॉस्ट का हम प्रोपोर्शनेटली लेंगे, मतलब जितना रेवेन्यू जितना परसेंटेज में आ रहा है वो हिसाब से हम कॉस्ट को भी अमोर्टाइजेशन करेंगे। तो अगर हम फॉर्मूला लेंगे तो 50/150, तो 50/150 मतलब 15 करोड़, फर्स्ट ईयर हमको 15 करोड़ मिला है, तो हमको 10% मिला है। 50/150 इंटू 110 करने से हम 10 करोड़ अमोर्टाइज करेंगे, मतलब जितना रेवेन्यू आएगा वो हर साल ऐसा देखना पड़ेगा, हमारा कितना रेवेन्यू आया उसका हिसाब से हम कॉस्ट को भी हम अमोर्टाइज करेंगे। तो पहला साल हमको कितना अमोर्टाइज करना है, 10 करोड़ हम करेंगे, ये चार्ज करेंगे, अमोर्टाइजेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन ये चार्ज करेंगे 10 करोड़। अगर अमोर्टाइजेशन रेट क्या है, अगर हमको वो भी कैलकुलेट करना है, 10 करोड़ बाई 110 हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट है, 10 करोड़ अमोर्टाइज कर रहे हैं, तो 9.09% में हम इसको अमोर्टाइज करते हैं। तो अगर टोल रेट केस में वो स्पेसिफिकली बताया गया है शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना है। बैलेंस जो इंटेंजिबल एसेट है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिसाब से, रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिसाब से हमको अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा इंडेफिनाइट पीरियड के लिए है या डेफिनाइट पीरियड के लिए, वो इंटेंजिबल एसेट कितना यूजफुल लाइफ क्या है वो हिसाब से अमोर्टाइज करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिसाब से करना है। तो वो डिटेल हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये है बेसिक्स है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट, टेंजिबल एसेट का और इंटेंजिबल एसेट का। अगर आपको और कोई डाउट है ये डेप्रिसिएशन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।